गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया था और मैंने बताया ये केस सेकंड जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने प्रेशर निकालना सीख लिया था, है ना, कि किस तरीके से एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है। और इसके अंदर हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करके टोटल प्रेशर निकालना है तो पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स भी, ठीक है ना। और ग्राफ हमने देखा था कि अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ इस तरीके से आता है। और बेसिकली ये ग्राफ जो है ना ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही देखने वाले हैं कि कुछ आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो तरीके के होते हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हुए इस तरीके से ग्राफ आएगा। एक होते हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हम लोगों ने गैस में पढ़ा है ना, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस पढ़ा है हमने, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस का मतलब कौन सी गैस, रियल गैस पढ़ा है हमने। तो बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी अपने पास होते हैं। तो उनको जो एक, अब नॉन आइडियल में भी दो केस होता है, एक पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं और एक निगेटिव डेविएटेड। पॉजिटिव वालों का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से जाने लगता है ना। तो आज की क्लास में वो सब डिस्कस करूंगा मैं। बस एक बार हम लोग थोड़ा ध्यान कर लें कि क्या क्या चीजें देखाता है ना, उसको थोड़ा सा एक बस 2 मिनट में देख लेते हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे थे इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। और ये टॉपिक कवर करने के बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के बाद मैंने इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था किसके अंदर, वेपर फेज में, कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में, वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में देखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखे थे। फिर हमने उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। तो आज की क्लास में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा। अभी भी हमारा टॉपिक कौन सा है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन अब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास कितने तरीके का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ये डालते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग सॉल्यूशन के कौन से टाइप्स को कैटेगराइज करने वाले हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को। तो हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं। और हम लोग जो देखने वाले हैं और लिक्विड इन लिक्विड के अंदर ही टाइप्स देखने वाले हैं। और टाइप्स का मतलब हमारे लिए होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बेसिकली मीनिंग है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आइडियल क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि आखिर कोई सॉल्यूशन बनता कैसे है। क्या हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि दो सॉल्यूशन को, जैसे मैंने आपको बताया था 50 ml के अंदर 50 ml अगर आपने ऐड किया, 50 ml है पहले का और दूसरे सॉल्यूशन का 50 ml है, तो आपने ऐड किया तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ये 100 ml हो जाएगा, या तो ये 99 ml हो जाएगा, या तो ये 101 ml हो जाएगा। अगर 50 ml में 50 ml मिलाने के बाद 100 ml बनेगा तो ऐसे को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर 50 में 50 मिलाने पे 99 या 101 बन गया तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में भी आप देख रहे हैं एक में वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और एक में वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब वैल्यू घट जाती है तो उसको निगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास आइडियल गैस और रियल गैस होता था ना, तो ये बेसिकली आइडियल गैस की तरह हो गया, ठीक है, कि एग्जैक्ट वही मिलेगा। और ये हमारा बेसिकली रियल गैस की तरह हो गया, है ना। तो रियल में तो कोई आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है ना कुछ इंटरेक्शन में चेंज आता है जिसकी वजह से वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो उसको मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन आखिर बनता कैसे है। तो क्या बताया मैंने आपको, कैसे सॉल्यूशन बनाओगे आप। मान लो कोई लिक्विड ए ले रहे हैं, पहले हम लोग ये हमने ले लिया प्योर लिक्विड ए, हमने क्या ले लिया, प्योर लिक्विड ए। तो सरफेस पे केवल किसके मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, ए के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ए के सिर्फ मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। और हमने एक और लिक्विड ले लिया, क्योंकि हमें तो देखना है कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए दोनों लिक्विड सेम होने चाहिए कि अलग होने चाहिए। पानी में पानी को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, नहीं। तो एक अलग लिक्विड होना चाहिए, दूसरा अलग लिक्विड होना चाहिए। तो ये मान लो प्योर लिक्विड बी है, तो इसके सरफेस पे केवल किसके मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, बी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक प्योर लिक्विड ए है, दूसरा प्योर लिक्विड
बी है। और जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे किसी तीसरे कंटेनर के अंदर तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट लिक्विड होने चाहिए। और जैसे ही हमने इसके अंदर लाके मिक्स किया, इसको भी लाया और इसको लाया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो अब मिला देंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, है ना, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन जब बन गया तो सरफेस पे सबके दोनों के मॉलिक्यूल आएंगे, ए के भी बी के भी। जैसे आप पानी ले लें और पानी में रसना को अगर मिलाते हैं तो आप सरफेस पे केवल पानी रहता है कि रसना रहता है, उस पर रसना भी रहेगा और पानी भी रहेगा। मतलब सरफेस के ऊपर ए के भी मॉलिक्यूल्स और बी के भी मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है, जैसे अब क्यों होगा, ये तो हमारा हो गया प्योर लिक्विड और किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है। मान लो कि इसका हमने कितना वॉल्यूम ले लिया, इसका वॉल्यूम हमने लिया है V1। कितना वॉल्यूम लिया है, V1। और सपोज करो कि इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है, V2। ठीक है, और ये जो हमारा नया सॉल्यूशन बना, इसका वॉल्यूम हमने कितना कह दिया, V3। ठीक है, तो होना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो V3 की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए, है ना। पर ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अब हम लोग बात ही कर रहे हैं सॉल्यूशन के टाइप्स की। मतलब अगर वो आइडियली रहेगा सॉल्यूशन, तभी V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, V3 के। ठीक है ना। और नॉन आइडियल अगर सॉल्यूशन रहेगा तो V3 कभी भी V1 और V2 के बराबर होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि 50 में 50 ml जोड़े तो 99 ml हो सकता है, 50 में 50 जोड़े तो 101 हो सकता है, या 50 में 50 जोड़ के 100 हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, तो देखो उसको समझो जरा। ये देखो प्योर लिक्विड जब ये था तो ए मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या है, इंटरेक्शन है। क्या जब सॉल्यूशन बना तो ए में इंटरेक्शन बचा है क्या, वो इंटरेक्शन अब इस सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के बीच में एक बी मॉलिक्यूल आके इंटरेक्शन को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। इन दोनों ए मॉलिक्यूल के बीच में बी आके इंटरेक्शन को क्या कर दिया, ब्रेक। मतलब जो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखो बी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन क्या था, यहाँ सब बी मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, दो बी मॉलिक्यूल के बीच में एक ए का मॉलिक्यूल आ गया, दो बी के मॉलिक्यूल के बीच में एक ए का मॉलिक्यूल आ गया। तो जो इंटरेक्शन यहाँ पे था वो टूट गया, जो यहाँ पे इंटरेक्शन था वो भी टूट गया, और एक सॉल्यूशन के अंदर नए तरीके का इंटरेक्शन बन गया। किस टाइप का, जैसे यहाँ ए इंटरेक्शन है। यहाँ कौन सा इंटरेक्शन है, प्योर लिक्विड ए की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देता हूं मैं, प्योर लिक्विड ए के केस में कैसा इंटरेक्शन दिख रहा है। चलो ये नीचे ले लेता हूं। ये प्योर लिक्विड ए के केस में कैसा इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरेक्शन है। ए मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसा इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन जो है हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन बनाते समय क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये इंटरेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये इंटरेक्शन टूट जाएगा, और जब इंटरेक्शन टूटता है तो उस समय हीट रिलीज होती है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होगी। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनते समय क्या होगा, टूटेगा। अच्छा, अब बी की बात करें इस वाले प्योर लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, बीबी इंटरेक्शन है। यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है, बीबी इंटरेक्शन। तो जब यहाँ पे बीबी इंटरेक्शन है तो बीबी इंटरेक्शन भी क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन बनते समय ये भी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये इंटरेक्शन भी टूट रहा है यहाँ पे। और जब इंटरेक्शन टूटेगा तो यहाँ पे भी हीट क्या होगा, रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इंटरेक्शन तोड़ते समय तो हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और जैसे ही इन दोनों ने मिलके एक नया सॉल्यूशन क्रिएट किया, इस सॉल्यूशन के बारे में क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन में कैसा इंटरेक्शन है, क्या इसमें ए इंटरेक्शन है, नहीं। क्या इसमें बीबी है, नहीं। इसमें अब कौन सा इंटरेक्शन हो गया, ए बी इंटरेक्शन। इसमें एक नए तरीके का इंटरेक्शन बन गया, कौन सा, ए बी इंटरेक्शन बन गया। और ये ए बी इंटरेक्शन बना है कि टूटा है, ये ए बी इंटरेक्शन फॉर्म हुआ है। ए बी इंटरेक्शन क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। और जब इंटरेक्शन बनेगा तो उस समय हीट क्या होती है, रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है। तो जब दो चीजें आपस में पास में आती हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब देखो होता क्या एक्चुअल में, अगर क्या होगा, क्यों मैंने कहा कि 50 में 50 जोड़ के 100 है ना, ये हो सकता है। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। देखो ये या तो V3 जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाए, या तो ये V3 V1 प्लस V2 से बड़ा हो जाए, या तो ये V3 जो है वो V1 प्लस V2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज है ना। तीन पॉसिबिलिटी क्यों, अगर जैसा इंटरेक्शन ए का मॉलिक्यूल का यहाँ है, जैसा इंटरेक्शन बीबी में है, और सेम वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी में आ गया,
मतलब जितने पहले मॉलिक्यूल जिस इंटरेक्शन के साथ थे, जिस इंटरेक्शन के साथ इसमें थे, वही सेम इंटरेक्शन अगर इसके अंदर भी दिखाई देगा, तब V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 के क्या होगी, बराबर। मतलब कोई इंटरेक्शन में चेंज ना हो। या हीट के फॉर्म में बोलो अगर, तो जितना हीट यहां तोड़ने में लगा, जितना हीट यहां तोड़ने में लगा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट यहां अगर रिलीज हो गया, तो ना तो सॉल्यूशन बनने पे वो चीज ठंडी होगी, ना ही वो चीज गर्म होगी। इसका मतलब, और इंटरेक्शन सेम रह जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। ठीक ना, ये बात समझे। ये हो सकता है V3 बराबर V1 प्लस V2 कब होगा, जब जैसा इंटरेक्शन वहां है वैसा इंटरेक्शन यहाँ हो, और सेम वैसा इंटरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे। अब ये चीज कब पॉसिबल है, ये चीज की पॉसिबिलिटी तभी है जब A का और B का दोनों का नेचर क्या हो, सेम हो। नेचर सेम होने का मतलब, अगर ये पोलर है तो ये भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। अगर ये क्लोराइड है तो ये ब्रोमाइड हो, है ना। अगर ये मतलब सिमिलर होना चाहिए, जैसे ये टोल्यूइन है तो ये क्या होना चाहिए, बेंजीन। या तो होमोलोगस हो, इनकी साइज आसपास में होनी चाहिए, ए और बी मॉलिक्यूल की साइज अप्रोक्सीमेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तभी उनके बीच में इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या होगा, सेम। इसको मैं पूरा भी डिटेल में बता रहा हूँ एक एक करके। पहले हम लोग ये समझे जरा कि ऐसा क्यों होता है। तो V3 बराबर V1 प्लस V2 तभी होगा जब इनके और इनके अंदर का इंटरेक्शन सेम हो, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी मॉलिक्यूल में उसी टाइप का इंटरेक्शन दिखाई दे। एग्जैक्ट नहीं हो सकता कभी आइडियल, मैंने बताया ना, आइडियल गैस नहीं होता, उसी तरीके से परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं बनता है। थोड़ा सा चेंज तो जरूर होता है वॉल्यूम में, पर हम लोग मान के क्या चलेंगे, आइडियल उनको जिनमें दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों का अप्रोक्सीमेट साइज सेम होगा। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज माना नहीं जाएगा। दूसरा, ये V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 से बड़ी कब हो सकती है, ये बड़ी कब होगी, जब ये मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल ये दूर चले जाएं, जैसे यहाँ इंटरेक्शन मान लो बहुत क्लोज था, यहाँ इंटरेक्शन क्लोज था, और सॉल्यूशन बनने के बाद मॉलिक्यूल्स आपस में दूर जा रहे हैं। पहले बॉन्ड अच्छा था, अब बॉन्ड वीकर बन गया, तो इंटरेक्शन दूर हो जाएगा इनके बीच में, और जब इंटरेक्शन दूर हो जाएगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब दोनों के जुड़ने के बाद ये ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ए बी इंटरेक्शन इन दोनों के जैसा नहीं होगा। तो वो हो सकता है कि मॉलिक्यूल दूर चले जाए, या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये कम हो जाए। वैल्यू कम कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास में आ जाए। ए और बी मॉलिक्यूल और अच्छे से बॉन्ड बना लिए, अगर और ज्यादा क्लोज आ गए और बॉन्ड बना लिए अच्छे से, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो सकता है, घट सकता है। तो ये V3। तो इस बेसिस पे हम लोग दो तरीके के सॉल्यूशन देखेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इनमें जो बेसिकली है, एक तो वॉल्यूम का हम लोग क्या क्या देखेंगे, हमें 5 पैरामीटर्स इनके अंदर देखने होते हैं ना। बेसिकली टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब क्या है, ये मिक्सिंग होने के बाद वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग होने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो डेल्टा V मिक्स देखना है। अगर डेल्टा V मिक्सिंग 0 के बराबर हो गया, डेल्टा V मिक्सिंग 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब V3 की वैल्यू V1 प्लस V2 के क्या है, बराबर, तभी तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा देखो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखेंगे, क्या, डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या है, एंथैल्पी ना, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H बताया मैंने, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा, उसको हम लोग डेल्टा H मिक्स लिखेंगे। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे, ये दोनों पैरामीटर डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन का बेसिक नेचर, है ना, आइडियल है कि नॉन आइडियल। मेनली तो यही है। देखो डेल्टा V मिक्सिंग, अगर वॉल्यूम डेल्टा V मिक्सिंग 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जितना वॉल्यूम लिया था उतना ही वॉल्यूम बना है। और डेल्टा H मिक्सिंग मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना हीट रिलीज हुआ। तो डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होगा, आइडियल के केस में 0। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होंगे जिनमें मान लो हीट ज्यादा रिलीज हो जाएगी, तोड़ने में एनर्जी कम दी गई है और हीट ज्यादा रिलीज हो गई। हीट ज्यादा रिलीज हो गई मतलब सॉल्यूशन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मिलने के बाद। और मान लो हीट रिलीज कम होगी, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी है और हीट कम रिलीज हो रही है, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो डेल्टा H मिक्सिंग भी हम लोग देखेंगे। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वो तो आइडियल सॉल्यूशन है ना, तभी तो डेल्टा H मिक्स 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों को मिलाने के बाद हीट में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा पैरामीटर हम लोग देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का पैरामीटर है डेल्टा X मिक्स। डेल्टा H मिक्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंट्रोपी। तो ये हमारा चेंज इन एंट्रोपी बताएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग होने पे एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, ये थर्ड पैरामीटर।
फोर्थ पैरामीटर हम लोग देखेंगे डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी भी मैंने, ये देखो ये दोनों पैरामीटर हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। तो डेल्टा एस एंट्रोपी हो रहा था, एंट्रोपी मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, रैंडमनेस का मेजर। डेल्टा जी मिक्सिंग का मतलब होता है, डेल्टा जी भी मैंने बताया था, इसको हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली, है ना। तो डेल्टा जी मिक्सिंग बताएगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग होने पे कितना चेंज होगा। और ये दो पैरामीटर्स है ना, दो के पैरामीटर्स का सेट में बना रहा हूं, ध्यान से देखो, दो पैरामीटर्स ये हो गए, दो ये हो गए, और दो पैरामीटर्स, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बेसिकली इंटरेक्शन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में अभी बताया मैंने। हो सकता है कि ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन सब सेम हो, तो V3 बराबर V1 प्लस V2 होगा। लेकिन अगर ये हो सकता है ए बी इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया मतलब मॉलिक्यूल पास में आ गए, पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। ये भी हो सकता था कि ए बी इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन से बढ़ जाए, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाए, तो बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें एक पैरामीटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी देखना है कि इंटरेक्शन कैसा हो रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद, और एक हमें और देखना है क्या, वेपर प्रेशर को, कि वेपर प्रेशर किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखो ये टोटल 6 पैरामीटर्स हमें समझने हैं, है ना, इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए। जो सॉल्यूशन है इसका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है ये बताया मैंने। सॉल्यूशन बनाने के लिए प्योर लिक्विड ए लो, प्योर लिक्विड बी लो, इन दोनों को मिक्स करो तो सॉल्यूशन तैयार होगा। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और इस बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप्स पे हम लोग ये 6 पैरामीटर्स को देखेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन अपने पास दो तरीके के हो सकते हैं। जब ये बनेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल बोल देते हैं, जैसे आइडियल गैस होता था। और जब ये भी हो सकता था, इन दोनों के लिए क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर तो यही बोलेंगे ना कि V3 विल बी नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अगर वो इक्वल नहीं होगा, V3 V1 प्लस V2 का इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो V1 प्लस V2 से ज्यादा हो जाए या तो V1 प्लस V2 से क्या हो जाए, कम। तो इस तरीके का अगर दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। जैसे गैस में होता था अपने पास, एक होता था आइडियल गैस, तो आइडियल गैस सेम था। रियल गैस में दो केस पढ़े थे हमने। रियल गैस में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z या तो एक से बड़ा होता था या तो एक से छोटा। जैसे आइडियल गैस जब पढ़ते थे तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना पढ़ते थे, Z इज इक्वल टू 1। और नॉन आइडियल गैस पढ़ते थे तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z नॉट इक्वल टू 1। तो क्या होता था, या तो Z एक से बड़ा होता था या तो Z एक से छोटा होता था। इसी तरीके से सॉल्यूशन में भी आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, बराबर, और नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, या तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो केवल वॉल्यूम ही नहीं, ये टोटल हमें 6 फैक्टर्स को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो इन 6 फैक्टर्स में चलो इन दोनों फैक्टर्स के बारे में मैं बता दूं। डेल्टा बी मिक्स तो देख लेंगे, डेल्टा एच मिक्स भी देखेंगे। डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स ये नहीं डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन आइडियल बन रहा है कि नॉन आइडियल। क्यों, देखो डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस मिक्स का क्या मीनिंग है, डेल्टा एस मिक्स का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता था, रैंडमनेस, ये एंट्रोपी है। और एंट्रोपी का मतलब मैंने बताया था आपको, एंट्रोपी मतलब क्या, बेसिकली रैंडमनेस। एंट्रोपी मतलब क्या देखेंगे हम लोग, रैंडमनेस। और रैंडमनेस की बात करो तो अगर दो लिक्विड को मिला रहे हो आप, मान लो यहाँ 50 मॉलिक्यूल है, यहाँ 50 मॉलिक्यूल है, तो मिलने के बाद कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 100। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ते हैं तो मैंने क्या बताया था, रैंडमनेस बढ़ता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग, चाहे ये आइडियल सॉल्यूशन बनाए मिक्स होने के बाद, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाए, रैंडमनेस तो हमेशा ही बढ़नी है ना। जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टिकल 50 थे, यहाँ 50 पार्टिकल थे, अब कितने, 100 पार्टिकल, उतने ही ज्यादा रैंडम हो गई चीजें, तो रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है ना, डेल्टा एस मिक्सिंग, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा, चाहे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। समझे इस बात को। तो डेल्टा एक्स का साइन हमेशा फिक्स है, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। रैंडमनेस तो सॉल्यूशन बनते समय बढ़नी ही है, जितने मॉलिक्यूल थे उनसे ज्यादा होगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। और डेल्टा जी के बारे में भी मैंने पढ़ाया था आपको। डेल्टा जी क्या बताता था, बेसिकली ये हमें स्पॉन्टेनिटी बताता है किसी प्रोसेस की। तो डेल्टा जी मिक्स की बात करो तो ये क्या बताता है, हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस है कि
नहीं। तो ये बेसिकली हमको स्पॉन्टेनिटी बताएगा। और स्पॉन्टेनिटी की बात करो तो क्या एक लिक्विड उठाया दूसरा लिक्विड उठाया उनको मिलाना है तो उसको मिलाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों लिक्विड आके आपस में क्या हो सकते हैं, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आप एक रसना बना लो और पानी बना लो, पानी ले लो और रसना में पानी को मिला दो अगर, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अलग बात है हम लोगों की जल्दी के बाजी के चक्कर में चम्मच से उसको थोड़ा सा हम लोग डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से, लेकिन अगर हम छोड़ दें तो भी स्पॉन्टेनियसली वो पूरा ए और प्योर लिक्विड बी मिलके क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। तो डेल्टा जी मिक्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो ये स्पॉन्टेनिटी मतलब ये सेल्फ, ये खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी हमेशा ही क्या होता है, निगेटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगा है ना, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। जैसे मैंने एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस पढ़ाया था सरफेस केमिस्ट्री में। तो डेल्टा जी मिक्स जो स्पॉन्टेनियस के लिए होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है हमेशा, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। और चूंकि जो मिक्सिंग प्रोसेस है, मिक्सिंग प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मिक्सिंग होना, सॉल्यूशन का बनना क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग चाहे आइडियल ले लें या नॉन आइडियल ले लें, वो हमेशा ही क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। तो ये दो साइन हमारे लिए फिक्स है। डेल्टा एस मिक्स हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। डेल्टा जी मिक्स हमेशा ही कैसा आएगा, निगेटिव, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। ठीक है, तो अब आइडिया लग गया ना कि क्या सॉल्यूशन के टाइप्स का मतलब क्या देखना है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। ये सब चीजें मैंने समझा दी किस तरीके से मिलती हैं। ये 6 पैरामीटर्स को बस हमें देखना है। तो बस सिंपल सा काम है, हम लोग सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में कर देते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल नॉन आइडियल के इन पैरामीटर्स को हम लोग बस देखेंगे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होता है, क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में करता हूं। ये दोनों चीजें फिक्स है, ध्यान रखना। डेल्टा एस मिक्स से आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्स से आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, और बाकी ये पैरामीटर्स को हम लोग करते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। चलो, तो अब इसके बेसिस पे है ना कि इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, मिलने के बाद इंटरेक्शन कैसा हो जाता है, और डेल्टा वी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज और इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे, ये दोनों तो फिक्स है ना, डेल्टा वी मिक्सचर और डेल्टा एच मिक्सचर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वेपर प्रेशर से रिलेशन बताया था ना मैंने। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल इवोपरेट नहीं होना चाहेगा ना। अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो इवोपरेट होना नहीं चाहेगा। तो ये दोनों तो एक ही साथ लिंक है, ये दोनों मैंने फिक्स कर दिए। तो डेल्टा बी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो 2 तरीके के क्लासिफाई किए जाते हैं। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, on basis of interaction between या interaction ऐसे कर लेते हैं, interaction after mixing, on the basis of interaction after mixing and value of delta V mix and delta H mix। ठीक है ना, solutions are classified into 2 categories। Solutions are classified into 2 categories। 2 कैटेगरी में सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, इंटरेक्शन कैसा है, ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन कि उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है मॉलिक्यूल का, मिक्सिंग होने के बाद आफ्टर मिक्सिंग, और वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स के बेसिस पे सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें से पहला हम लोग बोलेंगे कि क्या बोला जाएगा, पहला वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनमें मिक्सिंग के बाद कोई भी वॉल्यूम में चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। और अगर मिक्सिंग के बाद, इन दोनों के मिक्स होने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, मतलब V3 बराबर V1 प्लस V2 होगा, तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं।
मतलब बेसिकली हम लोग डिफाइन किसके बेसिस पे करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, उसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो वेपर प्रेशर के हिसाब से दी जाती है। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट किसने बताया था मेजर करने के लिए, राउल्स लॉ ने बताया था। वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए कौन बताया हमें, राउल्स ने बताया था ना। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग आइडियल बोल देते हैं, और जो लोग राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल। क्यों, राउल्स लॉ को अगर फॉलो करेगा तो जो वेपर प्रेशर हमारा कैलकुलेशन से निकल के आएगा वही ऑब्जर्वेशन से भी मिलेगा, तो वो हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन विच फॉलोज, सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ, solution which follows Raoult's law at all temperature and concentration। ठीक है ना, हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन के ऊपर जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आर नोन एज, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है ना, डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमसे पूछ लेता है। तो सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर प्रेशर और टेम्परेचर, हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्या फॉलो करने का मीनिंग क्या है, डेट इज, फॉलो करने का मतलब होता है डेट इज पी कैलकुलेटेड, हम लोग पी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पी कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी इट शुड बी इक्वल टू पी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी ना, पी कैलकुलेटेड शुड बी इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू मिलेगी ना वही हमारी कैलकुलेटेड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या है, देखो तो अब क्या कहना चाहता हूं मैं, इसका मीनिंग अब समझाता हूं जरा, कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मीनिंग है। देखो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन ये बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो ये सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, ए प्लस बी, हमने मिला के सॉल्यूशन बना दिया ए और बी का। जैसे हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे यहाँ पे इसका क्या बनेगा, यहाँ पे सरफेस पे उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स आएंगे सब, ए बी आएगा, ए बी ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे इनका क्या बनेगा, वेपर बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस वेपर को, और इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा कुछ समय के बाद, इस वेपर को हम लोग क्या करते हैं, है ना, यूट्यूब मैनोमीटर सुना है हमने, जिससे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से। ये क्या हमारे लिए मैनोमीटर है, जो प्रेशर को मेजर करने के लिए लगाया जाता है, प्रेशर मेजर करने के लिए। इनिशियली मान लो, इनिशियली जब होता है इसमें लेयर क्या रहते हैं, सेम, इनिशियली लेयर क्या रहते हैं, सेम। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वेपर डेवलप होगा, ये वेपर यहाँ से निकलेगा और ये वेपर क्या करेगा, यहाँ से पुश करेगा इसको, है ना, लिक्विड लेवल को। तो ये लिक्विड कॉलम थोड़ा सा क्या आ जाता है, नीचे। तो ये लिक्विड कॉलम अगर नीचे आएगा तो यहाँ से लिक्विड कॉलम थोड़ा सा कहाँ जाएगा, ऊपर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मेजर होता है, ये हाइट हमें पता चल जाती है, और इस हाइट की हेल्प से, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस हाइट की हेल्प से हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर मेजर होता है ना, उसको ऑब्जर्व्ड प्रेशर बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, की कितना प्रेशर ऑब्जर्वेशन के बाद मिला है ना। इसमें लिक्विड कॉलम ऐसे हाइट ले लेगा। तो इनिशियली तो लिक्विड कॉलम दोनों तरफ का सेम रहता है, जैसे यहाँ और यहाँ पे, लेकिन बाद में जैसे ही वेपर क्रिएट होगा ना, ये वेपर धक्का देगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हमें मिलेगा लेबोरेटरी में, ये ऑब्जर्वेशन वाला वेपर प्रेशर कहलाएगा, पी ऑब्जर्व। ठीक है, और कैलकुलेटेड का क्या मीनिंग है, हमें देखो मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको, एक्स ए और एक्स बी क्या रहेगा, नोन रहेगा। क्यों नोन रहेगा, क्योंकि हमें एन ए और एन बी पता रहेगा। बेसिकली ये नोन क्यों है, क्योंकि हमें एन ए और एन बी तो पता ही रहेगा ना, कि ए के कितने मोल्स लें, बी के कितने मोल्स लें, ये हमें पता रहेगा। तो उसकी हेल्प से हमें मोल फ्रैक्शन नोन रहेगा। और मैंने बताया था आपको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये हमेशा क्या रहेंगे, ये तो गिवन रहते हैं, ये क्या रहेंगे, गिवन। तो हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी पता है, हमें एक्स ए और एक्स बी भी पता है। तो इसकी हेल्प से, इन दोनों डेटा की हेल्प से क्या हम लोग पी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पी कैलकुलेट। तो पी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, राउल्ट्स लॉ को लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से राउल्ट्स लॉ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पी की वैल्यू। तो यहां से एक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे,
इन दोनों की हेल्प से क्या होगी, एक वैल्यू कैलकुलेट होगी। और ये वाला जो वैल्यू है पी ऑब्जर्वेशन, ये लेबोरेटरी वाली वैल्यू है, जो वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन होगी। ये वैल्यू हमें बार हम लैब में तो मेजर करने जाएंगे नहीं, हमें एक वैल्यू दी हुई रहेगी वेपर प्रेशर की। तो अगर एक वैल्यू जो दी हुई है, इसका मतलब वो देने वाली वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू होगी। देने वाली वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्जर्वेशन वाली, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हम करने जाएंगे नहीं, हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू प्रेशर का देगा ऑब्जर्वेशन का होगा। एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर अब क्या हो, इफ ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन से मिली वो हमारी कैलकुलेटेड के बराबर है। ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड के बराबर। तो अगर ऑब्जर्वेशन वाली कैलकुलेटेड के बराबर वैल्यू मिल गई, इसका मतलब इस तरीके का सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। इस तरीके का सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, आइडियल, क्योंकि इसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर लिया। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू किसके बराबर आती है, कैलकुलेटेड के। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि जो ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकल के आई वो हमारी कैलकुलेटेड के बराबर ना हो। कैलकुलेटेड तो यहां से कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन वाली दी रहेगी। अगर ये ऑब्जर्वेशन वाली कैलकुलेटेड के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा हमारे लिए, नॉन आइडियल। हमारे लिए कैसा कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेटेड वाला समझ गए क्या मतलब होता है। ऑब्जर्वेशन कभी बोले तो ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करेंगे, और कैलकुलेटेड वाला हम लोग फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की खास बात क्या है, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब उनका कैलकुलेटेड ऑब्जर्वेशन के क्या होता है, बराबर। अब जो मैंने बताए थे हर सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल में हमें क्या देखना है, इन्हीं 6 पैरामीटर्स को देखना है, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एस मिक्स और जी मिक्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर। तो इन 6 पैरामीटर्स को देखना है। तो उन 6 पैरामीटर्स को हम लोग देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्या पहला पैरामीटर्स की बात करो, अगर फर्स्ट पैरामीटर हम लोग प्रेशर की बात कर ले, वेपर प्रेशर की 6 पैरामीटर्स में, अब नीचे से दिखा रहा हूं, वेपर प्रेशर की बात करो तो सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर के लिए हम लोग यही बोलेंगे, पी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पी ऑब्जर्व्ड के बराबर। सबसे पहली चीज क्या मतलब है, पी कैलकुलेटेड बराबर पी ऑब्जर्व्ड होने का मतलब, पी कैलकुलेटेड हम लोग कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये पी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे निकालेंगे, और ये वैल्यू हमारी जो ऑब्जर्वेशन से वैल्यू आएगी उसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी कैलकुलेटेड हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, पी ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, जो हम लोगों ने 2 लिक्विड लिए हैं ना, ए और बी लिए हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर रहेगा। और जो पी बी की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, पी नॉट बी एक्स बी की। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ऑब्जर्वेशन से भी हमें सेम वही वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिए, आइडियल सॉल्यूशन का पी कैलकुलेटेड पी ऑब्जर्व के क्या होगा, बराबर, पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है, डेल्टा वी मिक्स के बारे में बात कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट क्या ले लेता हूं मैं, डेल्टा वी मिक्स। देखो सेकेंड पॉइंट हमने ले लिया, डेल्टा वी मिक्सचर की बात कर लो। तो मिक्सचर के बाद क्या, मिक्स होने के बाद कोई वॉल्यूम में चेंज दिखाई देगा। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है और उसने राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल देखो, जितना पी नॉट एक्स से आ रहा था पी नॉट बी एक्स भी आ रहा था, और पी ए प्लस पी बी पी कैलकुलेटेड के बराबर तभी हो सकता है जब पहले वाले सॉल्यूशन में भी अपना प्रेशर उतना ही, दूसरे से भी उतना ही, और मिलने के बाद भी वही प्रेशर दिखाई देगा। इसका मतलब इस तरीके के सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 है ना, वॉल्यूम में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर देखो ना, मॉलिक्यूल्स अगर पास में आगे होते हैं, इनमें इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सपोज करो आप मान लो मॉलिक्यूल पास में आ जाते तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वेपर कम बनेगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो अगर वेपराइज होने की टेंडेंसी घट गई तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कभी भी कैलकुलेटेड वाली वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए होते, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता तो जल्दी से वेपर बनता, तो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू क्या हो जाती, कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाती। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब इनमें वॉल्यूम में भी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। जितना वॉल्यूम 50 ml को 50 ml में जोड़ा तो 100 ml का सॉल्यूशन बना। तो डेल्टा वी मिक्सचर कितना हो जाएगा, 0।
अगला पैरामीटर्स की बात करूं मैं, डेल्टा एच मिक्सचर, हीट एक्सचेंज की, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हीट का भी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, जितना हीट तोड़ने में लगा है उतना हीट रिलीज होने में लगा है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पी कैलकुलेटेड बराबर पी ऑब्जर्व्ड होता है आइडियल के लिए, ठीक ना। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पी कैलकुलेटेड बराबर पी ऑब्जर्व, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी कितना होता है, जीरो होता है हमारे लिए। और दो पैरामीटर्स तो मैंने बताए थे फिक्स हैं, कौन कौन से फिक्स बताए थे मैंने, एक बताया था मैंने डेल्टा एस मिक्स, तो डेल्टा एस मिक्स तो हमेशा ही क्या होने वाला है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी तो हमेशा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगले पैरामीटर की बात करूं मैं, डेल्टा जी मिक्स, तो ये मैंने बताया डेल्टा जी मिक्स क्या है, चेंज इन, जैसे 50-50-100 मॉलिक्यूल मिले हैं तो डेल्टा एस मिक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी बढ़ेगी, और डेल्टा जी मिक्स हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो, क्योंकि हमेशा प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो दो पैरामीटर्स ये, दो चार और एक ये, 5 पैरामीटर्स हो गए। और एक लास्ट पैरामीटर की बात कर लूं मैं, अट्रैक्शन की बात है ना, कि मॉलिक्यूल्स में किस तरीके का अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जो ए में अट्रैक्शन था वही अट्रैक्शन बी में भी नियरली सेम होगा, और वही सेम अट्रैक्शन किस में दिखाई देने वाला है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी, मतलब ए अट्रैक्शन विल बी नियरली इक्वल टू बी अट्रैक्शन विल बी नियरली इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, है ना। सारे इंटरेक्शन आपस में अप्रोक्सीमेटली में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो लास्ट पॉइंट चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट हम लोग यही बोलेंगे, एक आखिरी पॉइंट हम लोग ये बोलेंगे कि जो ए इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन will be nearly same to BB इंटरेक्शन, जो दो सॉल्यूशन हम लोग मिला रहे हैं उनके इंटरेक्शन के, ठीक है। और ये इंटरेक्शन सेम सिमिलर किसके आएगा, AB इंटरेक्शन, तीनों क्या आएंगे, आपस में सेम आएंगे। जितना ए में इंटरेक्शन होगा उतना ही लगभग हमें बीबी में इंटरेक्शन दिखाई देगा, और उतना ही लगभग इंटरेक्शन किसके अंदर होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा। तो क्या ये समझ पाए पहले बेटा कि कितने कौन कौन से कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर आइडियल के केस में होता है, डेल्टा बी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होता है, डेल्टा एस मिक्स होने के बाद बढ़ जाएगा, एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़ना, ये दोनों पैरामीटर कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। डेल्टा जी मिक्स हमेशा लेस देन जीरो। और इंटरेक्शन की बात करो तो ए इंटरेक्शन जैसा रहेगा वैसा ही बीबी रहेगा, और वैसा ही ए बी। अब ये इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन, ये आपस में सेम कब हो सकते हैं, ये उन्हीं तरीके के सॉल्यूशंस में हो सकते हैं जिनमें ए और बी का नेचर क्या हो, सेम हो। जैसे ये पोलर तो ये भी पोलर, ये नॉन पोलर तो ये भी नॉन पोलर, और लगभग मॉलिक्यूलर साइज भी इनका क्या हो, सेम हो। तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूं। ये आइडिया लग गया हमें ना क्या करना है। अब इसके बारे में मैं सॉल्यूशन का, किस तरीके के सॉल्यूशन में ये चीजें सेम होती हैं, और हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो, ये इंटरेक्शन सेम होने के लिए, ए इंटरेक्शन, बीबी इंटरेक्शन और एबी इंटरेक्शन सेम होने के लिए पोलर नेचर इनका क्या होना चाहिए, आपस में सेम। जैसे मान लो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है दूसरे में नहीं है, तब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा जाके। लेकिन अगर यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वहां टूटने का कोई भी सवाल नहीं है। पोलर कंपोनेंट है तो पोलर, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक बात बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोट हमारा ध्यान रहे कि कैसे सॉल्यूशन हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सॉल्यूशंस इन विच बोथ द components have नियरली, क्या बोल सकते हैं, नियरली सेम पोलर नेचर एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज will form ideal solution, समझे क्या बात को। ऐसा सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स में क्या होना चाहिए, नियरली सेम पोलर नेचर हो,
एज वेल एज साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज भी उनकी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन ही हमारे लिए किस तरीके का सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब एग्जांपल को मैंने उस दिन भी बताया था, आइडियल सॉल्यूशन के कॉमन एग्जांपल जो हमें मिलते हैं क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ टोल्यूइन को मिल जाता है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन मिल गया अगर, C6H6 C6H6 और C6H6 के साथ क्या C7H9 है ना, नहीं H8 ना, कितने हो जाएंगे, C7H9 होगा, 8 होता है, C7H8 हो जाएगा ना टोल्यूइन का फॉर्मूला। तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन का मिक्सचर है ना, तो ये कैसा बनाएगा हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये भी नॉन पोलर है और ये भी कैसा है, नॉन पोलर। इस तरीके से दूसरा पेयर मान लो मैं बात करूं आपको, CH3OH C2H5OH, ठीक है ना, मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल का पेयर हो जाएगा अपने लिए, है ना। इस तरीके से देखो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। इस तरीके से और पेयर में बनाना चाहूँ, जैसे अगला पेयर देखो, कॉमन एग्जांपल यही सब मिलेंगे आपको ना, C2H5Cl कर लो और इसके साथ जोड़ दो C2H5Br को, तो देखो क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है, तो लगभग नियर अबाउट साइज तो क्या रहेगी, सेम। हम सेम दोनों चीजें सेम नहीं ले सकते, क्योंकि सेम ले लोगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो बेंजीन टोल्यूइन का ज्यादातर एग्जांपल आपको मिलेगा, CH3OH C2H5OH का मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसी तरीके से क्लोराइड ब्रोमाइड के फॉर्म में मिल सकता है हमें। फिर देखो नॉर्मल हेक्सेन का ये भी आपको मिलेगा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इसका भी पेयर मिलेगा आपको। हेक्सेन और हेप्टेन के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, साइज सेम होते हैं, तो ये भी पेयर हमें एक देखने को मिलेगा ज्यादातर, है ना। क्लोरोबेंजीन का एक पेयर ये भी मिल सकता है हमें क्वेश्चंस में, देखना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या, बेंजीन के अंदर क्लोरीन लगा दिया, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन के साथ क्या ले सकते हैं हम लोग, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का पेयर किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ। देखो इस तरीके के पेयर्स है ना, इस तरीके के पेयर्स भी आपस में क्या बना सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। मेन ये है कि आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए दोनों कंपोनेंट नियरली सेम पोलर नेचर होने चाहिए, एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज भी नियरली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलता है, हमें बेंजीन टोल्यूइन का मिलता है, CH3OH C2H5OH का मिलता है ना, ये कॉमन पेयर, और हेक्सेन और हेप्टेन वाला भी मिलता है। तो आप आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं ये तो आइडिया लगा सकते हैं देख के, कैसे पता करोगे, अगर उनका पोलर नेचर सेम है ना, इनमें कहीं भी देखो मैंने डिफरेंट नेचर के नहीं लिए, पोलर नेचर सेम होने से होगा क्या, देखो पोलर नेचर अगर सेम रहेगा, जैसा ए में इंटरेक्शन रहेगा वैसा बी में रहेगा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी ए बी इंटरेक्शन वैसा हो सकता है, हो जाए, तो अगर वैसा इंटरेक्शन हो जाएगा तो आइडियल बन जाएगा ना, समझेगा। लेकिन अगर ये मान लो पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर को जोड़ोगे तो नॉन पोलर वाला जाके पोलर के अंदर भी घुस घुस के क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बनेगा नहीं और क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो हो सकता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है ना। या हो सकता है ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बना लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इन दोनों मान लो मिलाने के बाद सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, तब कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो नॉन आइडियल हो जाएगा, समझेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए बेसिकली क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम हो और दोनों का पोलर नेचर भी क्या हो, सेम हो। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करो तो नेक्स्ट होमोलोगस होना चाहिए ना, अगला होमोलोगस होना चाहिए। तब जैसे इसमें देखो क्लोराइड लिया था तो ब्रोमाइड लिया था, तो ये साइज पे आ गया, ये देखो यहाँ पे होमोलोगस का आ गया, CH3 लिया और यहाँ पे C2H5 हो, यहाँ देखो C6H6 है, ये क्या है, ये भी नेक्स्ट होमोलोगस है उसका। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन साइज वाले से ले लिया, हेक्सेन हेप्टेन के आपस में होमोलोगस है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस हमारे लिए, इस तरीके का मिक्सचर हमेशा क्या बनाएगा, हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और एक लास्ट चीज बस हम लोग इसका ग्राफ की बात कर लें, है ना, कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है। तो जो हम लोग ग्राफ बनाए थे अभी तक बेटा, हम लोग बनाए थे राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, और मोल फ्रैक्शन जब तक लिखा नहीं रहता तब तक वो लिक्विड में ही लेना है ना। अब यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि वेपर में है। तो जो हम लोग ग्राफ पढ़े थे वो ग्राफ कैसा पढ़े थे, हमारा P0 B से शुरू होता था और कहां तक जाता था, P0 A तक ग्राफ जाता था, इस तरीके से P0 B से लेके कहां तक जाता था, P0 A तक जाता था, इस तरीके से ग्राफ जाता था। तो ये हमारे लिए लो वाला होता था P0 B और यहाँ पे P0 A होता था, और
इसको भी हम लोग चाहे तो इस तरीके से मिला के बनाए थे। देखो इसे यहाँ जोड़ दिया था, इसे यहाँ जोड़ दिया हमने, तो ये जो ग्राफ बनता है ये ग्राफ बेसिकली किसके लिए है हमारा, दिस ग्राफ इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए ग्राफ है ये, आइडियल सॉल्यूशन का ही ग्राफ होता है, जिसमें ये हमारे लिए P होता है, ये वाला हमारे लिए PA की लाइन होती थी और ये वाली लाइन किसकी होती थी, PB की। और यहाँ पे हमने पढ़ा ही था PA बराबर क्या, P नॉट x से हो जाता था, ठीक है। और जो PB है, PB ये किसके बराबर होता है, P नॉट B x भी होता था। और ये वाला जो P है, कैपिटल P, ये किसके बराबर है, ये PA प्लस PB के बराबर है। और PA प्लस PB अगर दोनों को जोड़े तो बेसिकली क्या है, P नॉट x है प्लस P नॉट B XP, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। समझे क्या इस बात को। तो जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है वो हमारा सेम जैसा हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा है, हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ ही पढ़ा है ना, तो राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करता है वो हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन होता है। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है। तो क्या हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को समझ गए पूरी तरह से कि क्या है आइडियल सॉल्यूशन। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, मैंने तो ये समझाने की कोशिश की कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, और बनता जब है तो उसमें किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हमें देखने होते हैं, और उसके बेसिस पे हमें ये 6 पैरामीटर्स को ध्यान रखना है, ठीक ना। 2, 2, 4, 2, 6, जिनमें से ये दोनों फिक्स है कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव होगा। और वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल में आ जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल में आ जाएगा। और इन दोनों को भी देख लिया हमने किस तरीके से। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमें ये 6 पैरामीटर ध्यान रखना है। कैलकुलेटेड ऑब्जेक्ट के बराबर होगा डेल्टा बी मिक्सचर 0, डेल्टा एच मिक्सचर 0, डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सचर ग्रेटर देन लेस देन 0। ये दोनों तो फिक्स है, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, चाहे आइडियल रहे चाहे नॉन आइडियल रहे, ये दोनों हमेशा फिक्स है, ठीक है। और कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैरामीटर से। और एक हमसे ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ग्राफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ग्राफ जैसा हम लोग बनाते हैं उसी तरीके का ग्राफ बना रहेगा नॉर्मल, इस ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जब नॉन आइडियल में आओगे ना तो ये ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, हो सकता है ग्राफ ऊपर से जाने लगे, अगर पॉजिटिव डेविएटेड रहेगा तो ग्राफ कहां से जाएगा, ऊपर से, और निगेटिव डेविएटेड रहेगा तो ग्राफ कहां से जाएगा, नीचे से। तो बस यही चेंज हो जाता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहा हूं, सेकंड। अब हम लोग फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। अब सेकंड हम लोग लेते हैं कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बताओ नॉन आइडियल किसको बोलेंगे, आइडियल तो उसको बोल रहे थे हम लोग जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा था। देखो आइडियल के लिए हमने क्या बोला, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या बोला, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल की खास बात क्या थी, ऑब्जर्व्ड वाला कैलकुलेटेड के बराबर था। अब नॉन आइडियल में ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं रहेंगी, और इनमें से भी कोई भी वैल्यू आपस में, ये दोनों बराबर नहीं, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं, इंटरेक्शन भी कभी सेम नहीं होगा, ये दोनों तो फिक्स ही रहने हैं, ठीक है। और ग्राफ भी इस तरीके का ग्राफ अब हमें दिखाई नहीं देगा। इस तरीके के पेयर कभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे, आइडियल। तो अब हम लोग नॉन आइडियल की बात कर लें, तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो, दिख रहा है ना, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, solution which does not follow Raoult's law are known as non-ideal solution, are known as non-ideal solution। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और क्या मीनिंग हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, डेट इज हम लोग कह सकते हैं इनके अंदर जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर नहीं होगी। और मैंने अभी आपको ऑब्जर्वेशन का मतलब समझाया क्या मतलब है, तो इनके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू कभी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर नहीं आती है। तो ऐसे सॉल्यूशन कैसे कहलाते हैं हमारे लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन तरीके के सॉल्यूशंस में क्या होगा, इंटरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता होगा, डिफरेंट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस टाइप ऑफ solution interaction, in this type of solution interaction before mixing, interaction before
मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग एंड आफ्टर mixing. Before mixing and after mixing will be different. ऐसे सॉल्यूशन में इंटरेक्शन जो होगा बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाता होगा, डिफरेंस। क्यों, देखो ना, अगर ये इंटरेक्शन सेम रहा, जैसा इंटरेक्शन यहाँ है ए इंटरेक्शन, जैसा बी बी इंटरेक्शन है, वैसा ही अगर ए बी इंटरेक्शन रहा तब तो आइडियल में चला जाएगा ना इंटरेक्शन। लेकिन इन तरीके में क्या होगा, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन में क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग विल बी डिफरेंट। मतलब इनमें कभी भी ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन आपस में कभी भी सेम नहीं होने वाले हैं। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होने वाला है बताओ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर पॉइंट वाइज बात करें, सबसे पहला पी ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू आएगी ये कभी भी पी कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आएगी। और पी कैलकुलेटेड से मीनिंग क्या है मेरा, पी कैलकुलेटेड मतलब क्या, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू वो कभी भी ऑब्जर्वेशन वाली गिवन होगी, कैलकुलेटेड वाली हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका कभी भी डेल्टा वी मिक्सर की जो वैल्यू आएगी वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, है ना कुछ वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज। अगली बात करें अगर हम लोग डेल्टा एच मिक्स की, तो एंथैल्पी में मतलब हीट में चेंज भी जो होगा वो भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब कुछ हीट ज्यादा निकल सकती है, कम निकल सकती है। डेल्टा वी भी कभी जीरो के बराबर नहीं होने वाला है मिक्स होने पे, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो के बराबर नहीं होने वाला है। और डेल्टा एस मिक्स तो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो ये तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ता ही है मिलने के बाद। और डेल्टा जी मिक्स की बात करो तो सिंस मिक्सिंग या सॉल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मिक्स हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा ही होने वाला है, ठीक है। और एक और पैरामीटर हम लोग क्या देखते हैं, इंटरेक्शन की बात करो, ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, ठीक है। और बी बी इंटरेक्शन की बात करें अगर हम लोग, बी बी इंटरेक्शन, और ए बी इंटरेक्शन की बात करें अगर हम लोग, ए बी इंटरेक्शन की बात कर लें। अगर इन सब इंटरेक्शन की बात करोगे तो ये सब इंटरेक्शन भी आपस में कभी बराबर होने वाले नहीं है, ना ही नियरली इक्वल होने वाले हैं कभी, ना ही कभी बराबर होने वाले हैं। तो इनमें इंटरेक्शन में भी क्या आएगा, फर्क आएगा। तो अब ये देखो, ये सब हमें 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 पैरामीटर्स। और अगर ग्राफ की भी बात करो तो इनका ग्राफ जो होगा कभी भी, जैसा हम लोग बनाते हैं नेचुरल ग्राफ, हम लोग कैसा बनाते हैं जनरली, इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं ना हम लोग। एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ जाता है और तीसरा यहाँ से यहाँ जाता है। इस तरीके का ग्राफ भी हमें दिखाई इसमें नहीं देगा, ये गलत है, क्रॉस कर रहा हूं मैं इसे, है ना, ये गलत है। इस तरीके का ग्राफ हमें दिखाई नहीं देने वाला है। इसमें या तो ग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा, या तो ग्राफ ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस तरीके से तीनों का, या तो ग्राफ हमारा नीचे से जाता हुआ दिखाई दे सकता है तीनों के लिए, ठीक ना। तो मतलब ये क्रॉस किया है मैंने कि इस तरीके का सिंगल वाला जो हम लोग ग्राफ बना रहे थे ना, नॉर्मल टाइप का, वैसा ग्राफ आने वाला नहीं है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब समझ गए, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल बोलेंगे। मतलब उसमें कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर कभी भी होने वाली नहीं है। और इस तरीके के सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये सब पैरामीटर्स कभी भी नहीं होगा। ये तो मैंने बताया था, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, ये दोनों कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। तो अब होगा क्या, अगर पी ऑब्जर्व पी कैलकुलेटेड के बराबर नहीं है तो या तो पी ऑब्जर्व पी कैलकुलेटेड से बड़ा हो सकता है या तो छोटा आ सकता है। डेल्टा वी मिक्स जीरो के बराबर नहीं है तो या तो डेल्टा वी मिक्स जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो से छोटा। ये भी जीरो से बड़ा या छोटा, ये दोनों फिक्स है। अगर इंटरेक्शन आपस में बराबर नहीं है तो ये हो सकता है ए बी इंटरेक्शन या तो बढ़ जाए या तो ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाए, घट जाए। तो उसके बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरीके के हो जाएंगे, 2 तरीके के। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। एक को ऐसा सॉल्यूशन बोला जाता है जो निगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्स लॉ से, और एक ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर थोड़ा सा मैं बस और बताऊं इसके बारे में, देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर कैलकुलेटेड के बराबर नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पी कैलकुलेटेड से क्या हो जाए, कम, या तो पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पी कैलकुलेटेड से क्या हो जाए, ज्यादा।
दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर बराबर नहीं है दोनों चीजें तो या तो छोटी होगी ऑब्जर्वेशन से या तो ये बड़ी हो जाए। ऑब्जर्वेशन से वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल का पास पास आ जाना, अट्रैक्शन हो गया होगा तभी तो वेपर कम बनेगा। देखो कहाँ गया, अपने पास ये था, देखो ये ऑब्जर्वेशन से वैल्यू ये लेते थे ना हम लोग, ऑब्जर्वेशन से वैल्यू, ये कब वैल्यू ज्यादा होगी, जब जितना ज्यादा वेपर बनेगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल पास में आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा कर ले तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो पी ऑब्जर्व्ड अगर पी कैलकुलेटेड से कम है ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू, समझे क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू मान लो ये आई, अपने पास जो कैलकुलेट किया हमने, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, सपोज करो ये आया 500 mm ऑफ एच जी, और जब हमने ऑब्जर्वेशन से वैल्यू ली तो 400 mm ऑफ एच जी आई। ये 500 आ रहा है, ये 400 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू कम आई। ये 400 क्यों आ रही होगी, क्योंकि वेपर कम बने होंगे, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से तो वेपर 500 आने चाहिए थे, 500 mm एच जी, लेकिन आया कितना 400। मतलब ये मॉलिक्यूल उतना ज्यादा वेपर बना नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, बच चुके हैं, अट्रैक्शन आ चुका है। तो अगर ऑब्जर्व वाली वैल्यू कैलकुलेटेड से कम होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे कि ये निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ऐसा सॉल्यूशन कैसा डेविएशन दिखा रहा है, निगेटिव डेविएशन, समझेगे बात को। और अगर ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा आ गई, ऑब्जर्वेशन वाली कैलकुलेटेड से ज्यादा मतलब क्या कहना चाहता हूं, अगर सपोज करिए हम लोगों ने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला और ये आया 500, और ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 600। अगर ये 600 आ गया और ये कितना आ गया 500, ये 500 है और ये कितना 600, तो ये ज्यादा कब आएगा, जब ज्यादा वेपर बनेंगे। ज्यादा वेपर कब बनेगा, जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा वेपराइज होंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दूर दूर कब होंगे, जब इनके दूर दूर कब होंगे, जब इनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। मतलब ये दूर दूर जाने का मतलब क्या है, वो दूर दूर कब जाएंगे, जब वो कैसा डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, समझे बात को। तो राउल्स लॉ का नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल है तो अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो मतलब उसकी वैल्यू पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, कभी भी ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। और वैल्यू अगर बराबर नहीं होगी तो या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। अगर छोटी आने लगी, ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू छोटी है और कैलकुलेटेड वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये निगेटिव डेविएशन है, मतलब मॉलिक्यूल पास में आ गए। और अगर ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो इस तरीके का कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान रहे राउल्स लॉ से डिफाइन किया गया। अगर राउल्स लॉ से जो ऐसा सॉल्यूशन है ना, ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा वेपर प्रेशर दिखाएगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और ऐसा सॉल्यूशन जो कम वेपर प्रेशर दिखाएगा वो कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। तो ये वेपर प्रेशर के फॉर्म में। और अगर अट्रैक्शन के टर्म्स में बात करोगे तो अट्रैक्शन के टर्म्स में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन वाले में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिनमें ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मॉलिक्यूल पास में आ जाते हैं, वो कैसा डेविएशन दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिनमें ए बी इंटरेक्शन कम हो जाता है, कम होने का मतलब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, वो कैसा दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो अपने पास दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, एक निगेटिव डेविएशन वाला और एक पॉजिटिव डेविएशन वाला। ऐसे इसमें भी होगा, डेल्टा बी मैक्स 0 से बड़ा है 0 से छोटा, डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा है 0 से छोटा, है ना। और इंटरेक्शन के टर्म्स में बात करेंगे अगर हम लोग, तो इंटरेक्शन के टर्म्स में क्या होगा, अगर देखो जो निगेटिव डेविएशन होगा, थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं फिर हम लोग क्लोज करते हैं। देखो अगर हमारा P ऑब्जर्व वैल्यू हमारी P कैलकुलेटेड से छोटी वाली पहले या बड़ी, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो कैलकुलेटेड से बड़ी ले लिया। अगर P ऑब्जर्वेशन P कैलकुलेटेड से बड़ा है तो ऑब्जर्व वाला बड़ा कब आएगा, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे होंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर ज्यादा बन रहा होगा, तो उसमें ए बी इंटरेक्शन बड़ा होगा कि घट गया होगा, तो ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, वीकर होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा। अगर ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, ये 500 है और ये 600 है, तो ये 600 कब हो सकता है, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाए, ज्यादा से ज्यादा वेपर बने, तो इंटरेक्शन बढ़ गया कि घट गया, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाता है, ठीक ना। तो ए बी इंटरेक्शन वीकर होगा किस केस में, किस केस में वीकर होगा, जब पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी कैलकुलेटेड से बड़ी, मतलब ए बी इंटरेक्शन वीकर होता है किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या हो जाता है, ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाता है। और अगर ऐसा भी हो सकता था कि P ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू है, P ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू ये क्या हो, P कैलकुलेटेड से कम हो। तो अगर P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड से कम है, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ, है ना, ये यहां से डिवीजन किया है मैंने, है ना, इससे मत समझ लेना, ये यहां से किया है मैंने इसे, ठीक है, कि ये दो चीजें हो सकती थी।
तो अगर ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू पी कैलकुलेटेड से कम है, तो अगर ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू कैलकुलेटेड से कम है होने का मतलब क्या है, अगर ये 500 आ रहा है तो ये कितना आ जाए 400, तो ये 500 है, कैलकुलेट करने पे 400 है। 400 कब आएगा, जब वेपर कम बनेगा। वेपर कम बनेगा मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में होंगे, इसका मतलब ए बी इंटरेक्शन इस समय क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, ये बढ़ गया। तो ये ए बी इंटरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया तो डेविएशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया ना, नॉन आइडियल दो तरीके के, एक नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे और एक पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। तो आज की क्लास में मैं नहीं कर रहा हूँ, कल हम लोग कल की क्लास में टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो कैटेगरी पढ़ेंगे, कौन से नेगेटिव वाले होंगे और कौन से पॉजिटिव वाले। तो उनको अलग अलग क्लासिफाई करके पॉजिटिव और नेगेटिव को पूरा फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों को। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही करता हूँ स्टॉप। इसको थोड़ा देख लीजिए ढंग से, है ना, क्या क्या हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं, और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है, ये पैरामीटर्स को देखना है हमें। ठीक है, और उसके बाद हमने आज आइडियल सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया ना, क्या होता है किस तरीके से, और आइडियल के बाद हमने उसके देख लिए एग्जांपल्स कौन से हैं। कल की क्लास में हम लोग अभी नॉन आइडियल तो मैंने बता दिया क्या होता है, दो कैटेगरी है, इनमें निगेटिव भी पढ़ेंगे पॉजिटिव भी। तो निगेटिव के एग्जांपल्स देखेंगे, ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे निगेटिव में, सब छोटे हो जाएंगे, लेस देन का साइन आ जाएगा निगेटिव में, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये दोनों फिक्स है, ये भी कम हो जाएगा, है ना, इस तरीके का। और पॉजिटिव वाले में भी देख लेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उनका ग्राफ करेंगे, और उसी में मैं बता दूंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वी विल स्टॉप हियर टुडे, और कल की क्लास में यहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।